है और राहुल गांधी को इन पर बहुत भरोसा है और बहुत जिम्मेदारी है इन पर 2014 में परफॉर्म करके दिखाने की। आइए बात करते हैं रशीद मसूद साहब से। मसूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। मसूद साहब, उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, जाहिर सी बात है, एक आप पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस में जब आप आए और कांग्रेस ने जिस ढंग से आपका इस्तकबाल किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर बनाया और अभी जो जोन में बांटा है कांग्रेस संगठन को राहुल गांधी ने, उसमें भी आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कहां खड़ा पाते हैं आज आप? देखिए, सही बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो गई थी और प्रजातंत्र में जो लोग सड़कों पर उतरकर फाइट करते हैं वही लोग अपने साथ लोगों को जोड़ भी पाते हैं। राहुल जी ने ये सिलसिला शुरू किया और मेहनत की और एक माहौल बना दिया एनटीपीएसपी। लेकिन क्योंकि बहुत दिन रूलिंग पार्टी में रहते रहते कांग्रेस के जनरल लोगों में वो फाइटिंग स्पिरिट का अभाव था, इसलिए हम उसको कैश नहीं कर पाए। और फिर भी इस सब के बावजूद भी अगर आप यूपी के इलेक्शंस के नतायज को देखें तो दो ही गेनर हैं, एक कांग्रेस और एक समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने 6% गेन किया वोट का और 127 एमएलएज गेन किए। कांग्रेस पार्टी ने 3% गेन किया, 3 से कुछ ऊपर, और 6 असेंबली गेन की, क्योंकि उनका बेस वोट 2007 का बहुत थोड़ा था, इसलिए वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए 3% लेने के बाद भी ज्यादा, जो 6% लेने के बाद मुलायम सिंह जी ने कर दिखाया, क्योंकि उनका बेस वोट ज्यादा था। नंबर 2 बात यह कि बीएसपी से लोग नाराज थे और हम प्रॉपरली जहां जहां सभाएं हुई वहां के लोगों में जोश था, उसको देखकर लगता था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन बाद में वो मेंटेन नहीं कर पाए। अब 2014 की पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। पहले तो बहुत लुभावने नारे थे समाजवादी के पास, मसलन हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम किसानों को बिजली और पानी फ्री देंगे, लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। लैपटॉप तो दे देंगे वो भी, क्योंकि वो केंद्र की स्कीम है, उनका नहीं, उनको 15% देना है उसमें से, तो लैपटॉप तो दे देंगे, और 50,000 के हम कर्जे माफी करेंगे, और 18% मुसलमानों को हम रिजर्वेशन देंगे। ये 4 मुद्दे ऐसे अट्रैक्टिव थे कि जिससे एक तो नौजवान पागल हो गया, किसान ने सोचा कि बिजली और पानी के तरस थे हम, मायावती के राज में यहाँ तो फ्री मिलेगा। आज सिचुएशन ये है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन जो एम्प्लॉयमेंट का दफ्तरों में हो रहा था, उसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही इतना रुकावटें डाली हैं कि कुल ये बता रहे कि 5 लाख नौजवानों का रजिस्ट्रेशन हो पाया, क्योंकि उसके साथ राइडर्स इतने लगा दिए कि जिनको ये भत्ता देंगे कि इनको 5 लाख ही पात्र नौजवान मिला है। और पहले तो इन्होंने उस 5 लाख को भी दत्ता पिलाने की कोशिश की थी, 35 से, बाद में विरोध हुआ तो 45 से और 45 लाख कहा। अब जब विरोध हुआ तो 30 से 40 साल की उम्र का, अब 25 से 40। लेकिन हमारा कहना है कि लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया था अपने वो कि नौजवान, नव युवक। तो नव युवक तो 18 साल में होता, जैसे बाले वो नव युवक हो गया, वोट डालने का राइट 18 में है। जिस दिन वोट डालने का राइट हो गया उस दिन वो नव युवक हो गया। तो सबसे ज्यादा उसी को जरूरत है। आज एक जरा से मैं बात पूरी कर लूं, आज 5 लाख ये बता रहे हैं, 6 लाख पॉपुलेशन है जो 18 से 6 करोड़ जो 18 से और 35 साल के बीच की पॉपुलेशन है। इसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और जो है 1.25 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार लोग वो हैं जो पढ़े लिखे हैं या ड्रॉप आउट से, और ये 5 लाख को वजीफा देना चाह रहे हैं, उसमें भी 10,000 को ही दिया है। तो देखिए, हमें अब लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि ये जो सब कुछ वादे थे ये सब फर्जी थे। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग समाजवादी पार्टी का चेहरा खराब होने से वो ज्यादा उम्मीद पाले हुए हैं, एक निगेटिव एस्पिरेशन।
कांग्रेस के साथ जो मुझे लगता है जो मुश्किल है, आप पता नहीं कितना मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, मैं आपसे उस पर जवाब जरूर चाहूंगा कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक एक ऐसा चेहरा जो मुलायम सिंह और मायावती के बरक्स खड़ा हो सके, एट पार खड़ा हो सके, कांग्रेस के पास प्रदेश में कहां है? देखिए, जो 2014 का इलेक्शन है वो प्रदेश के लिए, मैंने पहले अपनी बात में कहा था कि 2014 और 2011 में 11 में बहुत ज्यादा फर्क होगा। 12 में 2000 जो इलेक्शन हुआ है यूपी का, वो यूपी के लिए था। यूपी के पास हमारे पास चेहरा नहीं है, लेकिन यूपी के पास हमारे पास चेहरा नहीं था जो एक्सेप्टेबल सबको हो। लेकिन जब देखिए हमारे पास ऐसे कद्दावर लोग यूपी में भी हैं जो एक्स चीफ मिनिस्टर तक भी रह चुके हैं, जगदम्बिका रह चुके हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं। लेकिन हम ये कहना था कि अब जो चेहरा दिखाना है वो यूपी के लिए नहीं, वो हिंदुस्तान के लिए दिखाना है। साहब, आप किसका चेहरा दिखाएंगे? राहुल जी का चेहरा है। राहुल जी का चेहरा दिखाएंगे, ठीक बात है। लेकिन एक मुश्किल ही है, राहुल गांधी की अभी तक की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, जहां जहां वो नायक के तौर पर उतरे मैदानी जंग में, वहां लड़ाई हार गए कांग्रेस, और हारी नहीं, बहुत बुरी तरह से हारी। बिहार में भी वो उनके हाथ में चीजें थी, उत्तर प्रदेश में भी थी। वोट का जो परसेंटेज वाला आपका तकमीना है वो ठीक है, लेकिन अगर सीटों में देखें तो कांग्रेस बहुत शर्मिंदगी की स्थिति में, सीटों में भी बढ़ा है। देखिए, मतलब एक बात ऐसा है कि यूपी की तस्वीर तो बहुत मुख्तलिफ होती जी। अगर जो 4 तारीख को इलेक्शन होने वाला था, पश्चिम उत्तर प्रदेश से इलेक्शन शुरू हो जाता, तो फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवा पूरब में जानी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब भी देखिए, इन तमाम हवाओं के बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अच्छा, एक इसमें रशीद साहब एक सवाल और भी उठता है। मुलायम सिंह की पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, माना कि अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए, और आपकी बात लोगों के गले उतरी भी कि वादे गलत किए गए थे। मान लीजिए उतर भी गई 2014 में, फिर भी लोग ये भी देखेंगे कि ये हुकूमत हिंदुस्तान के लिए वोट हो रहा है, और जो 5 साल हुकूमत हिंदुस्तान में रही उस पर भी उत्तर प्रदेश की जनता मैंडेट देगी ना। वो देखेगी कि 5 साल उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सरकार ने कितने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। तब तो कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से अगर 5 चीजें बताने को होंगी तो 15 छुपाने को होंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस ने छुपाने का रास्ता ही बंद कर दिया है। ये क्रेडिट तो सिर्फ कांग्रेस को जाना चाहिए ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होता तो आज सारी चीजें छुपा जाती। साहब, ये मैंने मुहावरे में कहा था, आपने इसका सैद्धांतिक उत्तर दिया। मैंने कहा था कि मतलब चेहरा छुपाने की वजह के 15 मुद्दे बने। चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं। देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस के दरमियान हिंदुस्तान का जो परफॉर्मेंस है वो बुरा नहीं। आप देखिए यूएसए में क्या हो रहा है, और यूरोपियन कंट्रीज का तो बाज ऐसे होगी, कोलैप्स होने वाली उनकी इकोनॉमी तो, और अभी भी इस तमाम दुनिया की ताकतें उसको उठाने पर लगी हुई हैं, लेकिन उसको बचा नहीं पा रही। इस लिहाज से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान उतनी बुरी स्थिति में नहीं है जितनी बुरी स्थिति में वेस्टर्न कंट्रीज हमें एक्सपेक्ट कर रही थी। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स भी लगे हैं। मसूद साहब, बहुत अदब के साथ कहूंगा कि एक परसेप्शन ये बना कि निष्प्रभावी और निष्क्रिय सरकार। वो यूपीए 1 में जब आप लोग थे हुकूमत में, तो आपने बहुत सारे काम ऐसे किए जिनको आप चुनाव के मैदान में ले गए तो जनता ने उस पर मोहर लगाई। वो काम थे, काबिल तारीफ काम थे। लेकिन इस दूसरे राउंड की पारी में तो रन बनता दिख नहीं रहा पिच पर। देखिए, सही बात ये हुई है कि जो परफॉर्मेंसेस हमारी यूपीए 2 की हैं वो हंगामों की नजर होगी। एक ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि जहां पार्लियामेंट जो अकेला फोरम है जहां हमें हिंदुस्तान के लोगों के सामने अपनी बात खोल करके रखी, और अब क्योंकि डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है जी, और तमाम हिंदुस्तान के लोग देखते हैं, तो वहां से क्यों भागते हैं? अगर परफॉर्मेंस हमारी खराब है, हम तो बहस करने को तैयार हैं कि भाई आइए हम बहस करे थे। देखिए, अभी कोल का ही आपका एक लीजिए, कोलगेट का वाला मसला, इसमें एक हंगामा है। 1993 से ये शुरू हुआ, 96 में सरकारें अपोजिशन की आ गई, 3 साल 2.5 साल के तकरीबन थर्ड फ्रंट की सरकार रही। इसी बीच में 3 इलेक्शन और 4 प्रधानमंत्री बदले गए।
फिर 6 साल बीजेपी की सरकार रही। आज जो बीजेपी इतना बढ़ चढ़ के बोल रही है, 39 कोल ब्लॉक्स उसने अलॉट किए। मसूद साहब, बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन ये भी बात उतनी ही जायज है कि जिस दिन शिव प्रकाश जायसवाल ने कोयला मंत्री का चार्ज लिया 12:30 पर दिन में, और उन्होंने 2 घंटे के भीतर यानी 2:30 बजते बजते 3 कोल ब्लॉक अलॉट कर दिए। ये सवाल कल रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया, सरकार की तरफ से इसका वैलिड उत्तर खंडन नहीं आया। एक बात सुनिए, क्योंकि मैं खुद मिनिस्टर रहा हूं जी, मुझे उसका अंदाज है और शायद आप उसको सोच सकते हो जी। कोई फैसला भी किसी भी अलॉटमेंट का, इवन अगर ये स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू भी, वो एक दिन में नहीं हो सकता है कि 4 घंटे में वो फैसला हो जाए। प्रक्रियाएं तो चली होंगी, प्रक्रिया चली होंगी, बहुत पहले से चली होंगी, लेकिन निर्णय और बहस पहले से चलने के बाद इत्तेफाक की बात भी हो सकती है, ये जल्द भी इत्तेफाक की बात भी हो सकती है कि मेरे सामने फाइल आई, जब मैं बहसियत मिनिस्टर तो मुझे तो क्लियर करूंगा, रोक दूंगा तो वो नहीं, वो फाइल में उसमें वो भी आ गया। अच्छा, वो ये कह चुके हैं कि भाई सारे हिंदुस्तान के मसूद साहब, सरकार की बाकी चाल देखकर और इस स्पीड पे देखकर थोड़ा सा मिसमैच होता है तो कोई शक शुबा पैदा नहीं। देखिए, शक शुबा तो असल में पैदा करें या ना करें हमारे ऊपर है ना। आपको जिसको हमें शक करना है, हम कुछ भी करते हैं वो शक करेगा। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाह रहा था, बीच में दूसरी बात आ गई थी कि 8 साल मिले ना, अगर ये प्रक्रिया खराब थी स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू अलॉटमेंट, इस पे क्यों नहीं इन्होंने इसको प्रक्रिया को खत्म किया? ये बात कि ये गलत तरीका है, ये भी 2004 में कांग्रेस ने ही कहा है कि नहीं, ये ओपन बिडिंग से होना चाहिए, ये तरीका ठीक नहीं। उस पर हंगामा मचा दिया 19 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने, जो आज हंगामा मचा रहे हैं कि ये हो गया है, और उन्होंने वीटो कर दिया कि नहीं, हम इसको बिल्कुल किसी कीमत पर अलाउ नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि जब ये पार्लियामेंट में आप डिस्कशन कर लीजिए, और पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के बाद ये जाएगा पीएससी में डिस्कशन कीजिए, उसके बाद कौन एक्शन होना है, ये तो नहीं पार्लियामेंट में आप बहुत सारी चीजों पर। कोलगेट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। यूपीए 1 के बाद जब आप चुनाव में गए तो सोनिया गांधी की मेहनत, उनका चेहरा, आरटीआई का कानून, मनरेगा, बहुत सारी प्लस थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें एक बड़ा फैक्टर, विनिंग फैक्टर ये भी था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की इमेज एज ए ऑनेस्ट अनलर्नेड पर्सन। क्या आपको लगता है कि 2014 में जब पार्टी चुनाव में जाएगी, भले ही राहुल जी के नेतृत्व में जाए, लेकिन 5 साल जो आदमी हिंदुस्तान का मुखिया रहा है, उसकी इमेज जो थी, यूएसपी हुआ करती थी कांग्रेस की, बिना किसी दाग के इमेज, वो कहीं डेंट लगा है? देखिए, यही मैं सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ गिरावट आई है इस पॉलिटिक्स में इस पिछले 3-4 साल में, वो यही हुई है कि इन सब लोगों को जो अपोजिशन की राजनीति करते, इन लोगों को लगा कि भाई हम नीचे लोगों को, इधर को छोटे मोटे को बात करेंगे, कुछ नहीं है, सच हो या झूठ बोलो, बड़े सबसे टॉप के आदमी को पकड़ लो ताकि डैमेज ऊपर से नीचे तक हो जाएगा। और देखिए, अपोजिशन के साथ इतना जुल्म मत करिए, आप तो पूरी जिंदगी अपोजिशन की राजनीति की है। मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। मैं अपोजिशन में इनके तमाम हरकत से मायूस होकर के 35 साल की, एक दिन नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, 35 साल अपोजिशन में रहा हूँ मैं, और थर्ड फ्रंट में रहा हूँ। जब आइडियोलॉजिकली में बीजेपी में आपके तो डीएनए में ही तीसरी धारा थी। मैं उसमें नहीं जा सकता नहीं बीजेपी में, क्योंकि आइडियोलॉजिकली मैं कम्युनलिज्म से, चाहे वो किसी भी शेड की कम्युनलिज्म हो, उससे एक्सेप्ट करता ही नहीं। कॉमन आदमी जो है उससे पूछते, जब मैं मिलता हूं और पूछता हूं कि भाई भारत के प्रधानमंत्री कैसे आदमी है, तो जो एंटी कांग्रेस नहीं है बाई माइंडसेट, वो मालूम क्या कहता है, शब्द थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे लेकिन परसेप्शन में बता रहा हूं, वो कहता है कि साहब मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहूं, आप समझ लीजिए ऐसे थानेदार हैं जिनके थाने का हर सिपाही लूट में लगा और उनकी कोई सुन नहीं रहा। ऐसा ये परसेप्शन बन रहा है, ये परसेप्शन बन रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, देखिए ऐसा तो नहीं है। देखिए, जहां जहां भी आए हैं, ये भी बात पहली मर्तबा ही हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री के मिनिस्टर्स के ऊपर मुकदमा कायम हुए हों और जेल में गए हों। ये भी तो इससे पहले नहीं। अदब से कहूंगा, मुकदमा कोई भी आपकी सरकार के इनिशिएटिव से नहीं हुआ, सब
हुए जब कोर्ट ने कहा कि उनको अंदर बुक करिए, उनके खिलाफ केस फाइल करिए। सीबीआई को तलब कर लिया कोर्ट ने, और जब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई डायरेक्ट हमको रिपोर्ट करे वीकली आधार पर, सरकार से एग्जीक्यूटिव पावर्स ले ली जब कोर्ट ने, तब जाके नहीं देखिए, नहीं एग्जीक्यूटिव पावर सरकार से नहीं ली नहीं, गई। CBI उन्होंने सरकार कहा को कि रिपोर्ट सीबीआई करती को कई इंक्वायरी हो, CBI